हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स। सो स्टरडे हमने एक पोल ऑर्गेनाइज किया था। तो उस पोल में एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्लास थी, साथ में एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू हम अभी भी करवाते आए हैं, ठीक है। पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, हमने सब कुछ कवर किया है एमसीक्यू के माध्यम से। बट जो वोट ज़्यादा आए हैं वो थ्योरी क्लास के लिए आए हैं। तो आज एक पहली थ्योरी क्लास होने वाली है जो जीके का एक सिलेबस में पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम आज पढ़ने वाले हैं संसद पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट के क्या पार्ट होते हैं, ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, क्या कितने पार्ट होते हैं। उस पर हम लोकसभा राज्यसभा देखने वाले हैं, उनके आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं इंपॉर्टेंट। कंटेंट पूरा हिंदी में है, ठीक है, बट मैं टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी कवर करते हुए चलूँगा, जिससे आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकें इस कंटेंट से, इस वीडियो से एक आपको आउटकम मिल सके, ठीक है ना, जो भी आप देखेंगे। और चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संसद, पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, आपको पता है। एंड अगर इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर जो चीज़ें हमने ली हैं अपने संविधान में, जो इंक्लूड हमने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड किया है, कुछ चीज़ें एज इट इज़ हैं जो कि आज़ादी के पहले थी, आज़ादी के बाद भी हैं, बट उनमें हमने कुछ चेंजेस किया है, कुछ अपना मसाला तड़का डाला है, इंडिया का तड़का डाला है, भारत का तड़का डाला है, ठीक है। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ही लिया है। बस भारत का तड़का उसमें है कि वो कुर्सियाँ शायद नहीं फेंकते रहे होंगे। हमारे संसद में भरपूर, पार्लियामेंट में जो दोनों सदनों में भरपूर कुर्सियाँ इधर से उधर फेंकी जाती हैं, ठीक है। वो भी देखने का एक अलग मजा है अपना, है ना। सो संसद से स्टार्ट करते हैं। तो किस आर्टिकल में बताया गया है कि संसद होना चाहिए, तो आर्टिकल 79 में कवर किया गया है कि अनुच्छेद 79 में कि संसद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलता है आर्टिकल 79? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, है ना। यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होना जरूरी है। यूनियन एक केंद्र, जो केंद्र है, केंद्र के रूप में अगर काम करना है तो पार्लियामेंट का होना जरूरी है। एक अच्छे गणतंत्र के लिए, एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है, ठीक है। तो हम जब कंटेंट के अंदर चलते हैं, क्या चीज़ें हैं तो देखते हैं संसद के क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, क्या ऑर्गन्स होते हैं संसद के। तो मुख्यतः अगर देखो तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, है ना। पार्लियामेंट हैज़ अ 3 पार्ट या 3 ऑर्गन्स होते हैं उसके, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। 3 चीज से मिलके मतलब संसद हमारी बनी होती है, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात की जाए तो इसीलिए द्विसदनी होती है, बाई कैमरल होती है, ठीक है। बाई कैमरल बोला जाता है, द्विसदनी बोला जाता है। सो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं एंड राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। सो पहला स्टेट ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं, राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं। सो जो इसके अदर नेम है उन पे बात करते हैं, क्योंकि PYQ 2019 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसी से आया था। एक PYQ टॉपिक हो सकता है, PYT हो सकता है, प्रीवियस ईयर टॉपिक भी बन सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे, तो हो सकता है फिर से एक नाम पूछ ले यहाँ से, है ना। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। राज्यसभा मैंने आपको बताया अपर हाउस, ठीक है। एल्डर्स हाउस भी बोला जाता है, एल्डर्स हाउस बोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस, एल्डर्स हाउस, एक परमानेंट चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि कभी भी डिसोल्यूशन इसका नहीं होता, कभी भी ये भंग नहीं होती, इसलिए इसको एक जो राज्यसभा है हमारी, इसको एक परमानेंट चैम्बर भी बोलते हैं। आर्टिकल 80 के अंडर इसको कवर किया जाता है। इसका जो तो गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं क्या कितने मेंबर्स होते हैं, क्या चीज़ है, फिर इसकी हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन होती है। बेसिकली क्वालिफिकेशन अगर देखोगे किस आर्टिकल में अगर बताया गया है, तो आर्टिकल 84 में दोनों की क्वालिफिकेशन, राज्यसभा के मेंबर की, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लोकसभा, बोथ आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल नंबर 84 और अंडर आर्टिकल नंबर 84, ठीक है। दोनों की क्वालिफिकेशन इसी में इंक्लूड कर दी गई है। 84 में दोनों की टर्म्स ऑफ जो सर्विसेज है, देश के लिए कितना अपना टाइम देंगे, कितना उनके पीरियड के लिए उनका कार्यकाल होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें 83 में बताई गई हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कितने मेंबर होते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर लिया जाए इसको, है ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। सो एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, किसी भी हाउस की एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। अभी हम राज्यसभा की बात कर लें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक होती है करंट स्ट्रेंथ,
तो मैक्सिमम हमेशा 250 होती है, याद रखना आप। बट करंट में अगर आप देखोगे तो 245 होती है। 245 को हम डिवाइड करते हैं 233 में इन 12 में। जो 12 मेंबर होते हैं ये राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं उनसे मनोनीत या उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये किस फील्ड से आते हैं, किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको मनोनीत किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कौन कौन से फील्ड होते हैं, तो वो आर्ट का फील्ड होता है, ठीक है, कल्चर का फील्ड होता है, सोशल जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसका फील्ड होता है, साइंस का फील्ड होता है, ठीक है, और लिटरेचर का फील्ड होता है, कला साहित्य विज्ञान, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनमें जो अच्छा वर्क करते हैं उनको राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए। बाकी 233 की अगर बात करो तो उसमें भी एक सेपरिज्म है। ये जो तो सेलेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली तो इलेक्शन नहीं होता राज्यसभा के मेंबर्स को, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो बताऊँगा आपको। बट इस 233 में 229 जो है तो हमारे स्टेट के होते हैं, और जो 4 मेंबर्स होते हैं वो हमारे यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। चलो फर्दर देखते हैं क्या चीज़ है। एक बार और रब करते हैं इसको। अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे ऐसे इलेक्शन वगैरह होता है। जस्ट अ सेकेंड। इलेक्शन की अगर बात करोगे तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधानसभा, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है, मीनिंग ये निकलता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनका इलेक्शन अगर आप देखते हो, ठीक है, उनका इलेक्शन अगर आप देखते हो तो जो हमारे विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये मेंबर्स हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं। विधानसभा में एमएलए होते हैं, एमएलए किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं आपको पता है, हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम और आप इलेक्ट करके उनको भेजते हैं विधानसभा में, ठीक है। तो वही फर्दर इनडायरेक्टली जो है तो राज्यसभा के सदस्य के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। ये इसीलिए ये जो तो इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली, ठीक है। बाकी आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ चीज़ें होती हैं हम देख लेते हैं फर्दर। बाकी वही सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या मनोनी साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, ठीक है। फिर आर्टिकल 84 देखते हैं। राज्यसभा के मैंने आप सदस्य या क्वालिफिकेशन जो होता है, तो भारत का नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दिवालिया ना हो, दिवालिया मीन्स इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट ना हो, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, लाइक बहुत सारी कंपनीज है अपने इंडिया में भी जो पब्लिक का पैसा लेके भाग जाती हैं, फिर कोर्ट में अगर आती हैं तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में आप उनका कुछ नहीं कर सकते, ना आप उन्हें मार ही सकते हो, ना कोर्ट भी उनका कुछ नहीं कर सकता, उनको दिवालिया घोषित कर देता है, वो भी मजे में। पैसा खाने का सबसे अच्छा तरीका दिवालिया घोषित हो जाओ, ठीक है। बैंकरप्सी, अभी आप लोन भी लेते हो तो कभी कभी दिवालिया अगर आप नहीं भर पाते हो वो लोन, तो दिवालिया घोषित कर देते हैं। बड़ा अमाउंट अगर लोन लेते हो आप बैंक से तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो तो आप राज्यसभा के सदस्य का चुनाव या जो तो मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। लाभ के पद पर न हो, प्रॉफिट ऑफ जो स्टेट ऑफ सॉरी ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट के पद पे आपको नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर आप ना हो, ठीक है। और आपकी कम से कम जो एज है वो एटलीस्ट 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। 30 या 30 से ज़्यादा हो, इतनी एज कम से कम होनी चाहिए। दोनों की क्वालिफिकेशन राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन इक्वल ही होती है, बट एज का डिफरेंस होता है। राज्यसभा में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 30 हमने लिख के रखा है, बट वही लोकसभा में अगर आप जाओगे तो 25 हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस दोनों की क्वालिफिकेशन में होता है, ठीक है। बाकी अगर हम 83 की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो कितने समय तक के लिए अपनी सेवा देंगे, वो है उनका जो कार्यकाल, उनकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना वो वर्क करते हैं। तो राज्यसभा में ये कोई मतलब उनका जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल तो फिक्स है कि इनका 6 ईयर होना पड़ा है पर्टिकुलर। एक कोई अगर सदस्य हो 6 साल के बाद सेवानिवृत्त रिजाइन करके वो अपना इस्तीफा वगैरह दे के मस्त हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। बट ये जो सदन है राज्यसभा, जो अपना अपर हाउस एक सदन है, सदन बोला जाता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व आई मीन टू से दैट इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, कि अभी भंग नहीं होता ये, ठीक है। इसको आप भंग नहीं कर सकते हो राज्यसभा को। लोकसभा को आप भंग कर सकते हो, हर 5 साल में भंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उससे पहले भी भंग हो सकता है, कुछ नियम और शर्तें होती हैं उसके लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। बट ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसको परमानेंट या कंटिन्यूअस चैम्बर भी बोलते हैं, आप ये याद रखना, ठीक है।
बाकी देख लेना 6 वर्षों का होता है, मैंने बताया। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। थोड़ा मॉडिफाई सेंटेंस को कर लेना आप, ठीक है। बाकी हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा के, वो सेवानिवृत्त होते चलते हैं। इस क्रम में 6 वर्ष आ जाता है, 6 ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है। उप सभापति के बारे में बात करते हैं, वाइस चेयरमैन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन राज्यसभा का ही होता है। अगर सभापति की बात करें, चेयरमैन की बात करें, कौन होता है राज्यसभा का, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति होता है, या वही जो है तो सभापति होता है, वही चेयरमैन होता है आपके राज्यसभा का, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल्स देख लेना किस आर्टिकल्स में क्या है ना। इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीज़ें करते चल रहे हैं, जो लिखी हुई हैं वो चीज़ें आपको जरूर रीड करनी है, बट मैं जो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे मैं वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लोकसभा की अगर बात करते हैं, तो लोकसभा आपका आर्टिकल नंबर 81 में आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 81 में आता है, क्लियरली लिखा है, लोअर हाउस बोला जाता है। साथ में अगर देखोगे साथ में इसको हम एक पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलर हाउस बोलते हैं। एंड एक को बोला जाता है इसको कि हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है ना, हाउस ऑफ पीपल होता है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल एंड पॉपुलर हाउस बोला जाता है। लोअर हाउस तो बोला ही जाता है, ठीक है। अब इसके हम मेंबर्स देख लेते हैं क्या कैसे होते हैं, कैसे इनका वोटिंग वगैरह का सीन, कैसे है इलेक्शन का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं दोस्त, है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो है तो मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम है कि मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, करंट मेंबर होता है। सो मैक्सिमम मेंबर इसमें अगर पहले की बात करते हैं, ठीक है, मैं पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है किसके तहत क्या चीज़ें हुई, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें। 552 मेंबर पहले हुआ करते थे, इसमें 545 जो है तो रहते थे, मतलब इनमें चुनाव होता था। बट अभी क्या हुआ है कि इसमें क्या है कि जो ये 550 दो जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये दो जो है तो मेंबर एंग्लो इंडियंस होते थे, ये राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता था। बट ये 104, ठीक है, 104 और 104वां जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत एंग्लो इंडियंस का जो मनोनीत वाला पद है या जो मेंबर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो टोटल जो नंबर बचा है 550 मैक्सिमम करंट में, और करंट में अगर देखो तो 543 अभी यहाँ पे है, क्योंकि एंग्लो इंडियन हट गए, है ना। उसमें भी कुछ इसमें आप देख लेना, इसमें लिखा होगा 543 में, इसमें 544 जो है तो राज्य से निर्वाचित होते हैं, 524 जो है तो राज्य से डायरेक्टली होते हैं, कुछ केंद्र से 19 होते हैं, 19 होते हैं वो भी डायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली का मतलब कि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है इसका, हम और आप इसमें वोट करके एमपीज बनाते हैं, जो कि जाके सदन में बैठते हैं, जो कि लोकसभा में जाके बैठते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। ये हम और आप वोट करते हैं, इसलिए डायरेक्टली इलेक्शन ही होता है, ठीक है। लोकसभा के बारे में इतना बहुत है। बाकी 84 मैंने आपको बता दिया, एज इसमें 25 होती है, क्वालिफिकेशन के लिए 84 है, और 5 साल, हर 5 साल में नई लोकसभा आती है, आपको पता है। 83 में ये बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 83 में। बिल्कुल ये डिसॉल्व हो सकती है, इसको भंग हम कर सकते हैं। कई कारण होते हैं, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सरकार चला सकते हैं, हमारे में इतने बंदे हैं, हमारे पास इतने एमपीज़ हैं कि हम सरकार में बने रह सकते हैं, तो विपक्ष जो आपका अगेंस्ट जो आपके होंगे, जो भी पार्टी होगी, वो एक जो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं, ठीक है, अविश्वास जो तो प्रस्ताव बोलते हैं, आई गेस विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही होता है, वो लेके आते हैं। अगर आप अपना साबित नहीं कर पाते हैं, आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं कि हम मेजोरिटी में हैं, तो आपकी जो है तो ये लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। और सम हाउ कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी के केसेस में, भगवान न करे कि इमरजेंसी कभी लगे, बहुत ही भयावह एंड डेंजरस कंडीशन होती है अगर देखो आप तो उस कंडीशन में इनका कार्यकाल बढ़ भी सकता है। मतलब ये जो मेंबर्स हैं या लोकसभा है, इसका कार्यकाल बढ़ सकता है 1 साल 6 महीने, जिस हिसाब से होता है वो देख लेते हैं। आई गेस 6 महीने स्टार्टिंग होता है, बट फिर वो जिस हिसाब से होता है बढ़ता जाता है, बट ऐसा कभी हो ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्दर मूव करते हैं, वही बताया मैंने, 25 कर लेना आप। युवाओं का सदन बोला जाता है, 5 वर्ष कार्यकाल। 18 वर्ष आपको पता है कि हम अगर वोट देने की जो हमारी मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। पहले 21 थी, उसको कम करके 21 से 18 पे शिफ्ट किया गया है, ठीक। उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर है, 93 वगैरह देखा। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ लोकसभा के निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया है, सारी चीज़ें देख लेना क्या है।
शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ है कि कोई भी अगर मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल अगर देखोगे तो सीधे लोकसभा में आता है, राज्यसभा में पहले नहीं जाता। तो लोकसभा में अगर आप लेके आओगे मनी बिल, तो लोकसभा से पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति से, इसको लाने से पहले इस बिल को, ठीक है, मनी बिल को। तो परमिशन देते हैं राष्ट्रपति जी, तभी आप मनी बिल को लोकसभा में लेके आ सकते हो। ये भी एक प्रेसिडेंट का पावर हो गया कि एक उनके पास फाइनेंशियल पावर भी है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 में कवर होता है, ठीक है, 52 में। बाकी अब देखते हैं क्या चीज़ें। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर सेकंड सिटीजन की अगर बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। साथ में सुप्रीम कमांडर ऑफ जो हमारी तीनों फोर्सेस होती हैं, तीनों फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च बोल सकते हो कमांडर या जो भी है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं। आर्म फोर्स हमारी जो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी, तीनों के जो तो सुप्रीम कमांडर या जो सर्वोच्च एक पद होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है। बाकी 53 में इनकी एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं उनके बारे में बताया। कार्यपालिका पावर मतलब कानून को लागू करवाने में जो हेल्प करते हैं राष्ट्रपति, मतलब एक नॉमिनल हेड बोल सकते हो आप राष्ट्रपति, क्योंकि मेन हेड हमारा पीएम होते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट नॉमिनल हेड कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति भी होते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति इनमें होती है, ठीक है। तो वही है, कार्यपालिका में ये अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, किसको अपॉइंटमेंट मतलब एक शपथ दिलवाना होता है, जो चीज़ वो दिलवाते हैं, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए अपने, ठीक है, उनको भी दिलवा सकते हैं ये। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76, हाँ 76 में आता है, कंपोलिटर, इसको कैग बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ऑडिटर जनरल जो होता है, साथ में आपका फाइनेंशियल कुछ जो हाई रैंक के जो कमीशन के मतलब पर्सन होते हैं उनका भी यही करते हैं, ठीक है। साथ में आपको मैंने सीजीआई बता दिया, इलेक्शन कमिश्नर का भी यही करते हैं, ठीक है, नियुक्ति वगैरह जो अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस इनका अगर टाइम ऑफ पीरियड इनका भी 5 साल का ही होता है। 5 साल के बाद अगर ये होते हैं तो फिर से नया फिर चुनाव होगा, फिर सारी चीज़ें, फिर चुनाव लड़ के फिर से ये आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा बन नहीं सकते, फिर से चुनाव लड़ के फिर से ये भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इनका और इम्पोर्टेंट अगर हम देखते हैं आर्टिकल इनके राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट, अबाउट प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, तो 53, ठीक है, 54, 53 में मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो पावर है वो आती है। 54 में अगर आप देखते हो तो 54 में इनके इलेक्शन के बारे में हो कि कैसे इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज इसी में आता है, आप याद रखना। इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स की जो हमारे एमपीज होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे इनके इलेक्शन में। साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी, आप दिल्ली बोलते हो, हम दिल्ली बोलते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे वो भी इसमें वोट कर सकते हैं, बट इसमें नॉमिनेटेड मेंबर इनके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कभी भी वोट नहीं करते हैं। साथ में जो भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद होता है, वहाँ के भी मेंबर्स कभी भी यहाँ पे वोट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी 54 में इलेक्शन मैंने बता दिया। एक मैनर होता है 55, आर्टिकल 55 में किस मैनर से होना चाहिए। 56 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ 56 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, उनका टर्म के बारे में दिया गया है कितने साल का होना चाहिए, तो मैंने 5 ईयर आपको बता दिया। और 58 में अगर देखो तो क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए। एंड 60 में इनकी ओथ है। 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट, किस कंडीशन में राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। साथ में 72 में इनके पार्डन, मतलब जो सुना होगा कि 72 में पार्डन की वजह से अगर किसी की सज़ा को आदी कर देते, जो पनिशमेंट होती है उसको कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें 72 में इनको 72 में बताई गई हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं इनकी योग्यताएं। तो सबसे पहले ये 35 होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन तो होना ही चाहिए ये। कम से कम एज मैंने बता दिया, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए, है ना। देन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की मतलब इनमें योग्यता, एलिजिबिलिटी ये रखते हो, ऐसे सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 53 आप देख लेना, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। 54 मैंने बता दिया आपको, 56 बता दिया कार्यकाल। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए कि जो ओथ है वो करवाते कौन है, जो शपथ वाला सीन है, तो वो जो है तो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करवाते हैं। राष्ट्रपतियों का वैसे पद कभी खाली नहीं रहता, वैकेंट नहीं रहती उनकी सीट। अगर उनकी सीट किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर वैकेंट है, लाइक वो कहीं
टूर पे हैं, फॉरेन टूर पे हैं, या तो इम्पीचमेंट का समय है, ठीक है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, उन पे इम्पीचमेंट लगा है, ठीक है, साथ में उनकी डेथ हो गई है, कोई भी पर्सनल वर्क कुछ भी अगर होता है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ पे बैठना होता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट की अब्सेंस में हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो देखते हैं उनका कार्यभार। अगर वो भी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर सुपीरियर जज होते हैं, जजेस होते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो, शपथ हो गया 60 का, महाभियोग 61, ठीक है। राष्ट्रपति का एक और पावर में अभी देखेंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर हम पावर की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं, बहुत सारी टाइप की पावर होती हैं, ठीक है। देखते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता दिया कि जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह किसका कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव भी होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव भी इनके पास होती है अच्छी खासी पावर, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव में अगर बात करो तो जैसे बोल सकते हो कानून जो बनाना लेजिस्लेशन का काम होता है, ठीक है। कानून बनाने में अगर देखो अध्यादेश वगैरह जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस आपने सुना होगा, जब दोनों ही सदन काम नहीं कर रहे हैं, और ना लोकसभा ना राज्यसभा, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 123 में इसको बताया गया है। साथ में अगर आप देखते हो तो ज्वाइंट जो सिटिंग होती है, कभी कभी एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे अगर दोनों सदन वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए कभी कभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग भी ये बुला सकते हैं। उसका हेड हमेशा लोकसभा का स्पीकर होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस लगाते हैं, याद रखना आप, 6 मंथ्स के लिए लगता है ऑर्डिनेंस। इनके पास जुडिशियरी पावर होती है, इनके पास फाइनेंशियल पावर होती है, साथ में ये मिलिट्री पावर भी रखते हैं, साथ में इमरजेंसी पावर इनके पास होती है, बहुत सारी तरीके की इनके पास पावर होती है। जुडिशरी में अगर आप देखो तो जो जजेस वगैरह हैं वो भी इनकी वही यही मतलब उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं उनको, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह। अपॉइंटमेंट में तो गवर्नर वगैरह सबको ही अपॉइंट करते हैं, याद रखना आप। और बाकी मैंने पार्डन वाला आपको आर्टिकल 72 का बता ही दिया कि ये माफ़ कर सकते हैं, जो हार्श पनिशमेंट होता है उसको लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। बाकी इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री से सहमति लेके बातचीत करके, ठीक है, यही हैं जो कि इमरजेंसी लगा सकते हैं किसी भी कंडीशन में। एंड बाकी फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया कि जो अपना एनुअल बजट, जो कि बजट होता है, बजट शब्द से संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द लिखा नहीं गया है, उसमें एनुअल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा वर्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112 112, ठीक है, उस पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है। तो इनकी बिना अनुमति के सदन में वो भी नहीं आता, ठीक है। इनकी अनुमति लेना, इनकी परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल होती है प्रेसिडेंट साहब की, तभी वो इनका फाइनेंशियल एक बोल सकते हो कि पावर है इनकी, ठीक है। बाकी इमरजेंसी मैंने बता दिया आपको। अगर मिलिट्री की आप बात करो तो तीनों ही जो अपनी फोर्सेस हैं इनके सुप्रीम कमांडर होते ही हैं, सर्वोच्च वाला सीन है इनका। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में थी पूरी, है ना। फर्दर हम देखते हैं और क्या चीज़ें। आपातकाल होगा, हम एक बार इमरजेंसी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। सो इमरजेंसी अगर डिस्कस करते हैं, है ना, ये देखो, ये क्षमादान का जो है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 72 के अंडर ये बताया गया है, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियाँ वही इमरजेंसी वाली जो मैं बता रहा था। तो 352 से 352 या 360 तक कितनी टाइप की इमरजेंसी होती है पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी होते हैं हमारे पास। हमारे पास नेशनल इमरजेंसी होती है, हमारे पास एक प्रेसिडेंस रूल होता है, ठीक है, हमारे पास एक वित्तीय आपात होता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो 352 आर्टिकल नंबर जो है उस पर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। 356 आर्टिकल नंबर पे अगर देखो तो प्रेसिडेंस रूल, राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। 360 जो है वित्तीय आपात या फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है उसके बारे में बात करती है, ठीक है। और कंटेंट हिंदी में है, ठीक है, हमारा कंटेंट जो है तो हिंदी में, बट बाइलिंगुअली जो टर्मिनोलॉजी मैं उसको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूरा फ्री रहो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। जो भी पॉइंट मुझसे छूट रहा है उसको भी अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल बता सकते हो, कोई इसमें हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 352 में हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अभी हमारे देश में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है एंड जो ये प्रेसिडेंस रूल है, आई गेस कि ये अभी तक नहीं लगा हुआ है, और ना लगे तो अच्छा है। बट नेशनल इमरजेंसी हमारे इस कंट्री में 3 टाइम्स जो है तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कब कब हुई है ये हम देख लेते हैं, ठीक है, कब कब हुई है हम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हुई है
1962 में इंडिया चाइना वॉर में, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था उसमें हुई थी। 1971 में हुई है, ठीक है। ये कब हुई है? 1971 में इंडिया पाकिस्तान सेकेंड जो वॉर हुआ था उस पर हुई है। उसके बाद 1975 जो तो लेटेस्ट 1975 सॉरी 1975 में हुई है। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की वजह से हुई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी चेंज कर दिया गया है, इस वर्ड का यूज़ होता नहीं है ना, इस वर्ड का यूज़ होता नहीं है, बट मुझे अभी याद नहीं हो रहा है कि हम उसको क्या बोलते हैं ना। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी हम लेके चलते हैं, आंतरिक अशांति की वजह से 1975 में नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो आप 24 अक्टूबर याद रखना 1962, 3 दिसंबर 1971 एंड 25 मई 1975, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट है कि जब नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं, बट अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा नहीं तो। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आपको पता है आपको उसके साथ क्या करना है, ठीक है। बाकी आप वीडियो में अगर अभी तक स्टार्टिंग से बने हैं मेरे साथ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।